हम लास्ट यूनिट को देखते हैं। तो लास्ट यूनिट में आपको भेजे थे जो बैटरी का नोट्स, उसको पढ़ के आए हो? यस मैम, थोड़ा सा पढ़े। थोड़ा सा पढ़े मैम। पढ़े थोड़ा सा, पूरा मतलब चैप्टर नहीं पढ़े? सुनो, देखो, अभी एक बार पढ़ लोगे, उसके बाद उसको सेग्रीगेट करके रख लोगे कि इम्पोर्टेंट कौन सा लाइन है, अनइम्पोर्टेंट कौन सा लाइन है। फाइनल एग्जाम में फिर उतना पोर्शन पढ़ लेना और पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। अभी तुम्हारे पास समय है, पूरा चैप्टर पढ़ लो जैसे किताब पढ़ा जाता है। उसके बाद उसको अंडरलाइन करके छोड़ दो और उसके बाद फाइनल एग्जाम में जो जहाँ का डेफिनेशन मेन है, जो भी है, वो सब आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा और पूरा मॉड्यूल फर्स्ट पेज से लेके लास्ट पेज तक नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी क्यों नहीं पढ़े? जब हम लोग बात किए थे कि अगले क्लास में हम उसके बारे में बात करेंगे, क्यों नहीं पढ़ के आए हो तुम लोग? अंडरलाइन कैसे करेंगे मैम? हाईलाइट के आप ये फोन पे खोलते हैं कि लैपटॉप पे खोलते हैं? फोन पर मैम। फोन पे, अगर लैपटॉप, फोन पे भी ऑप्शन तो अब रहता है, उसको डिफरेंट कलर में हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, तो हेलो मैम। हाँ जी, मैम बोल रहे थे क्या कि वो जो पीडीएफ जो भेजे हैं उसमें कहीं कहीं टिक किए हुए हैं पेन से, तो सिर्फ वो टिक किया हुआ पढ़ना था या फिर पूरा? तो जो टिक किया हुआ है उसी का फोटो तो भेजे हैं, अभी दिखाते हैं तब जहाँ मतलब डाउट बोल रहा है मैम, बहुत जगह बहुत ऐसा टॉपिक में आप रेड पेन से डार्क किए हुए हैं, वो पूछ रहा है वो। रेड पेन से जो डार्क किए ना, वो सिलेबस में वो टॉपिक मेंशन्ड है और उसके अंदर सब टॉपिक है, तो उसको डार्क नहीं किए हैं, लेकिन उसका सब टॉपिक तो पढ़ना है ना। अभी खोलते हैं पीडीएफ, Yes, फिर हम आपको बताते हैं कि क्या मसला है। जो भी रेड पेन से टिक है वो सिलेबस में वो हेडिंग लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वो तो पढ़ना ही है, लेकिन उसके अंदर और सब टॉपिक है, उसी का और छोटा सेक्शन है, तो उसमें टिक नहीं है तब भी आपको पढ़ना है, क्योंकि जहां का हम फोटो भेजे हैं ना, उसमें और भी चीजें एक्स्ट्रा है। वो हम अपने क्लैरिटी के लिए कि बच्चा को कहाँ तक भेजना है और कहाँ तक नहीं भेजना है, हम टिक लगाए थे। उसमें और भी एक्स्ट्रा चीज है जो कि आपके सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए वो पोर्शन हम नहीं भेजे। लेकिन जितना तुमको भेजे वो सब पढ़ना ही है, जो नहीं पढ़ना है वो भेजे ही नहीं। और उसके बाद कल एक पीडीएफ भेजे थे, वो आप लोग खोल के देखे हैं? जी मैम, यस मैम, देखे थे वो, पढ़े नहीं थे तो उसको भी पढ़ना है, वो भी इसी चैप्टर का हिस्सा है। उसमें आपको अलग अलग केबल के बारे में पढ़ना है, फ्यूज के बारे में पढ़ना है, मतलब इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन करने में जो जो चीज का काम आता है, घर में वायरिंग करने में जो 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 चीज का काम आता है, वो सब चीज हम लोग उसमें पढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट मॉड्यूल वो था। यस मैम, उसमें सिर्फ केवल सबके बारे में ही दिया हुआ था। तो केबल के बारे में है, फिर और आगे बढ़ोगे तो उसमें फ्यूज क्या है, अर्थिंग क्या, अर्थिंग वाला शायद अभी नहीं भेजे हैं, अर्थिंग वाला और आगे भेज देंगे। तो ये सब मतलब जैसे घर में हम लोग सप्लाई लगाते हैं, नया घर बना, उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जब देने लगते हैं तो किस किस चीज का जरूरत होता है, तो वो उसी को तो इंस्टॉलेशन कहते हो ना। तुम्हारा सप्लाई इंस्टॉल हो गया, तो उस इंस्टॉलेशन में हमको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी वो हम उस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो ये बैटरी वाला पोर्शन भी उसी चैप्टर का हिस्सा है और वो सब इसी का हिस्सा है। आपको अगर कंफ्यूजन होता है तो आपके पास सिलेबस है, आप मैच करके देख लीजिएगा। ठीक है, और एक बात और है, आप लोगों को अगर किताब खरीदने में दिक्कत आती है कि किताब रेफर कौन सा करें, हमको समझ नहीं आ रहा, ये है वो है, तो अभी से लेके फाइनल ईयर तक के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि आपका जहाँ पे सिलेबस लिखा रहता है उसके नीचे में आपके किताब का नाम लिखा रहता है। ठीक है, कुछ फॉरेन राइटर, कुछ स्टैंडर्ड बुक होता है, कुछ लोकल बुक होता है। जिस बच्चे को जो बुक अच्छे से समझ आता हो वो आप रेफर कर सकते हैं। वो अच्छा ही किताब का नाम लिखा रहता है जिसमें आपका प्रॉपर सिलेबस हो।
और कई बार आप सीनियर क्लास में जाएंगे तो 2 बुक मिला के आपका सिलेबस कंप्लीट होता है, तो वो भी पॉसिबिलिटी है कि आपको 2 बुक एक साथ पढ़ना पड़ेगा। कुछ मॉड्यूल एक बुक में है, कुछ मॉड्यूल दूसरे बुक में है। तो आप लोगों को कोई बुक को लेके कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपका बुक हर एक सिलेबस के नीचे रहता है। ठीक ठीक है। ठीक है। यस मैम। जैसे कि एक स्टैंडर्ड बुक है, माइक्रो हिल्स का बुक होता है, तो वो इन जनरल सभी माइक्रो हिल का बुक अच्छा होता है, लेकिन कई बच्चों को उसको समझने में दिक्कत आती है, उसका इंग्लिश इशू आ जाता है। तो आप अगर लोकल राइटर का बुक रेफर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं अपनी सिंप्लिसिटी के लिए। लोकल राइटर का बुक ठीक होता है, अप टू द पॉइंट होता है। मतलब आप समझ लीजिए कि बड़े बुक को छांट करके छोटा बुक बनाते हैं वो लोग, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आप ये समझ लीजिए कि वो एक प्रकार का नोट्स ही हो। ठीक है। मेरे पास है मैम क्या हुआ? टीएमएच का बुक है मैम, बीडवली का, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, उतना हमसे कुछ सिलेबस में भी कम है पढ़ने को। तो सिलेबस यही तो कहते हैं ना हमेशा। अब आप बीटेक में हैं, आपका बुक आपके बीटेक के हिसाब से नहीं छपता है, वो कंटेंट के हिसाब से छपता है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में जितनी चीजें होती है वो सब उन्होंने डाल दिया। अब आपका काम है कि आप उस पोर्शन को पढ़िए जो आपको सिलेबस में। इसीलिए हमेशा आपको सिलेबस हैंडी रखना होता है। सिलेबस बिल्कुल साथ में हमेशा रखो, मैच करके पढ़ा करो। बहुत ज्यादा दिया है तो आप सिलेक्ट कर करके पढ़ेंगे। ये नहीं है कि शुरुआत से लेके अंत तक तुमको ये किताब बोल दिया गया तो पूरा का पूरा पढ़ना है। ठीक है ना? ठीक। हाँ, तो अब हम लोग आप लोगों का ही ये मॉड्यूल पढ़ने का काम है। जिस बच्चे ने पढ़ा है वो बच्चा, उस बच्चे को क्लियर हो गया होगा कि इस चैप्टर में एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है। शुभम थोड़ा बहुत पढ़े हो ना? जी मैम पढ़े तो है। तो इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ है? नो मैम, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है मैम, सब कोई डिराइवेशन नहीं है। कोई डेरिवेशन नहीं है, कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, जो माने जैसा होता है बस कहानी की तरह लिखा हुआ है कि बैटरी कितने प्रकार का होता है और कौन कौन सा बैटरी होता है, उसमें क्या क्या रहता है, उसका क्या काम है, और ये सब स्टोरी जैसा है। ठीक है। इसीलिए ये आपका असाइनमेंट ढंग का ये मॉड्यूल हम हमेशा हर एक बैच को यही देते हैं, असाइनमेंट की तरह ही देते हैं कि वो अपने से इसकी पढ़ाई करे और फिर अगर कोई ढंग का डाउट आता है तो पूछ सकते हैं। जैसे अभी हम लोग देखते हैं, वही नोट्स खोलते हैं बैटरी वाला, और आपको आज पढ़ के आना चाहिए था। हम 10 बार बोल दिए कि पढ़ के आओ पढ़ के आओ, आते ही नहीं हो। किसी को डाउट भी आता तो अभी पढ़ के ही नहीं आ रहे, तो कोई डाउट का सवाल ही नहीं उठता है। कहाँ व्यस्त रहते हो? कोई और सब्जेक्ट में रहते हैं क्या इंगेज? कोई और सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान दिए हुए हो क्या? ये दिख रहा है स्क्रीन पे आपको बैटरी? यस। अच्छा, तो इसमें इंट्रोडक्शन है, बैटरी क्या होता है, क्या काम है। आपको पता ही है बैटरी हमको वोल्टेज प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है। अब जैसे कि इस यहाँ पे हमने टिक लगा दिया बैटरी के ऊपर ही, इसका मतलब आपके सिलेबस में बैटरी वर्ड ही लिखा है। तो बैटरी के इस चैप्टर के अंदर जितनी चीजें हैं वो सभी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। बात समझ आई? तो ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बैटरी ही लिखा हुआ है आपके सिलेबस में। तो ये पूरा चैप्टर बैटरी के बारे में है, तो ये पूरा चैप्टर ही आपको पढ़ना है। तो बैटरी क्या होता है? हमको वोल्टेज प्रोवाइड करने के लिए एक डिवाइस। तो बैटरी 2 प्रकार का होता है, प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी। तो प्राइमरी बैटरी क्या होता है? प्राइमरी बैटरी बस एक बार यूज किया जा सकता है क्योंकि उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है वो इरिवर्सिबल होता है। एक बार जो रिएक्शन हो गया वो हो गया,
उसको फिर से वापस रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो आपको पता है बैटरी, आप लोग 12th में पढ़े होते हैं बैटरी सेल, तो उसमें आप देखते हैं कि दो टर्मिनल होता है, कैथोड एक एनोड होता है। कैथोड होता है कि कौन सा, निगेटिव टर्मिनल, एनोड होता है पॉजिटिव टर्मिनल। तो उसमें क्या होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है और उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, और केमिकल रिएक्शन होने के बाद आपका फ्री चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन और ये मतलब पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन जो है वो अलग अलग इलेक्ट्रोड पे सेटल हो जाता है। और जब हम कनेक्शन कर देते हैं तो फिर वो आपके वायर से फ्लो करने लगता है, और आपको जहाँ पे भी करंट प्रोवाइड करवाना है आप उसकी मदद से करंट प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर है। आपके पास केमिकल रिएक्शन की वजह से चार्ज क्रिएट हुआ और आपने क्या कर दिया, उसको रास्ता दे दिया फ्लो करने के लिए, तो वो अपने पाथ में फ्लो करने लगा, तो आपको करंट मिल गया। यही होता है मोटा मोटी एक सेल के अंदर। ठीक है, तो आपको जो करंट मिलता है वो किस चीज का रिजल्टेंट है, तो वो आपके केमिकल रिएक्शन का रिजल्टेंट है। तो अगर जिस सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन एक बार हो जाएगा और खत्म हो जाएगा, तो उस सेल के अंदर जो है वो एक बार ही आपको सप्लाई प्रोवाइड करेगा, और उसका जब चार्ज सारा खत्म हो जाएगा तो वो काम करना बंद कर देगा, वो सेल डेड हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ऐसे सेल को प्राइमरी सेल या प्राइमरी बैटरी कहते हैं, कि उसमें जो केमिकल रिएक्शन है एक बार हो गया, उसको जितना चार्ज कैरियर बनना था बन गया, और उस वजह से जितना करंट फ्लो होना था फ्लो हो गया। अब वो बैटरी डेड हो गया है, अब उसको कुछ भी नहीं किया जा सकता है। तो प्राइमरी बैटरी फ्रीक्वेंटली यूज होता है क्योंकि ये लो कॉस्ट का होता है, इसका इजीली मेंटेनेंस किया जा सकता है। ठीक है, मतलब इनफैक्ट इसका कोई मेंटेनेंस नहीं है, आपको जहाँ पे लगाना है आप लगा देते हो, और जब वो डेड हो जाता है निकाल के रिमूव कर देते हैं। आप छोटा वाला सेल पेंसिल बैटरी घर के घड़ी में लगाते हो तो क्या मेंटेनेंस करते हो, कुछ नहीं, एक बार खरीद के लाए, उसको लगा दिए, उसके बाद जब वो डेड हुआ, आपका घड़ी बंद हुआ, आप समझ गए डेड हो गया, रिमूव करके नया लगा दिया, तो तुम्हारा कोई मेंटेनेंस नहीं है, और इसका कॉस्ट भी कम है। ठीक है, 10-20 रुपए का आता है। तो ये जो प्राइमरी बैटरी है इसीलिए फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है, लेकिन प्राइमरी बैटरी का लिमिटेशन है। ठीक है, तो प्राइमरी बैटरी जो है वो हमको लो वोल्टेज सप्लाई जहाँ पे चाहिए उस वहां पे यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको जहाँ पे हेवी सप्लाई चाहिए वहां पे आप प्राइमरी बैटरी यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये उसका लिमिटेशन हो गया। एडवांटेज आप समझ गए कि कीमत भी कम है और मेंटेनेंस भी कम है, लेकिन फिर इसका यूसेज जो है वो लिमिटेड है, क्योंकि ये हेवी जगह पे हेवी सर्किटरी को ये वोल्टेज प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो दूसरा वैरायटी बैटरी का क्या होता है, हेलो, यस सर। तो प्राइमरी के अलावा दूसरा वैरायटी क्या होता है, सेकेंडरी। सेकेंडरी बैटरी। ठीक, तो सेकेंडरी बैटरी क्या करता है, सेकेंडरी बैटरी आपका सेम केमिकल रिएक्शन होता है जो भी होता है, लेकिन ये आपको उसी तरह से वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, लेकिन ये जो है ये इसमें केमिकल रिएक्शन जो होता है वो रिवर्सिबल होता है। ठीक है, तो उसके वजह से क्या होता है कि इसको बार बार यूज किया जा सकता है। ये एक बार खत्म हो गया, आप इसको फिर से चार्ज कर लेंगे तो आपके ये फिर से काम आ जाएगा, फिर जब आप इसका यूज करेंगे तो फिर से डिस्चार्ज हो जाएगा और फिर से आप इसको चार्ज कर सकते। तो आप इसमें चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग प्रोसेस होता है। तो चार्जिंग जो होता है, आपको करंट मिलेगा बाहर से, तो इसके अंदर केमिकल रिएक्शन, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होगा, जिसके वजह से वो बैटरी चार्ज हो जाएगा, और जब आप उसको यूज करेंगे तो फिर से
रिवर्स उसका केमिकल रिएक्शन होगा और आपका बैटरी फिर से डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये सिलसिला चलता रहता है और बैटरी आपको कंटिन्यूअसली वोल्टेज एंड करंट प्रोवाइड करता रहता है। ठीक है, तो ये मैम बट बैटरी तो डिस्ट्रॉय हो जाता है ना कुछ लंबा टाइम के बाद। लंबा टाइम के बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसके अंदर जो सामान है वही धीरे धीरे केमिकल रिएक्शन होते होते खत्म हो जाएगा, तब वो बैटरी डेड हो जाता है। ठीक है, ठीक है ना? यस मैम। तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन वो लंबे समय के बाद होता है, जब उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन जिन चीजों का होता है वही चीज अगर खत्म हो गया तो आपका वो बैटरी डेड हो जाता है। ठीक है, और आप देखते हैं घर में आपको आप इन्वर्टर लगाते हैं, तो इन्वर्टर में एक बैटरी लगाते हैं, तो वो बैटरी क्या है? सेकेंडरी बैटरी है, क्योंकि आप उसको चार्ज करते हैं, फिर यूज करते हैं, फिर चार्ज करते हैं, फिर यूज करते हैं, ये सिलसिला चलता रहता है। तो ये डेड कब होता है? कुछ साल बाद होता है। ठीक है, दोनों का कंस्ट्रक्शन तो अलग अलग होता होगा ना मैम? बिल्कुल अलग अलग होता है, कंस्ट्रक्शन बिल्कुल अलग रहेगा। ठीक, तो उतना डेप्थ में नहीं जाना है आप लोगों को। ये बैटरी आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं पूरे मॉड्यूल का, ठीक है, उतना डेप्थ में नहीं जाना है आपको। ओके मैम, ओके ठीक। आपको ये शॉर्ट में पूछेगा कि बैटरी क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसको कहानी की तरह लिखोगे तुम लोग। ठीक है, इतना दिमाग खपत नहीं करना। तो वही सेकेंडरी बैटरी है। तो सेकेंडरी बैटरी पहले इंडस्ट्रियल यूज के लिए होता था, जहां पे कि ऑटोमेटिक सिस्टम होता था। तो ऑटोमेटिक सिस्टम में आपका जो सप्लाई का इंटरप्शन नहीं होना चाहिए, बीच में सप्लाई खत्म नहीं होना चाहिए, लाइट जाना नहीं चाहिए। तो उन चीजों के लिए हम लोग इसका बैकअप रखते थे कि कोई प्रोसेस जैसे ऑटोमेटिक मशीन कोई चल रहा है तो बीच में वो रुकेगा तो फिर से शुरू होगा, या जो भी प्रोसेस चल रहा है वो आपका डैमेज हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है ना, क्या मशीन है उसके हिसाब से निर्भर करता है। तो हम पावर सप्लाई की इंटरप्शन को रोकने के लिए वहां पे इस ढंग का बैटरी यूज किया करते थे। अब धीरे धीरे ये और ज्यादा वाइडली यूज होने लग गया और ये हमारे डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी यूज होने लग गया। तो आपके घरों में भी इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर के साथ आप बैटरी लगाते हैं, तो वो बैटरी सेकेंडरी बैटरी होता है। तो सेकेंडरी बैटरी क्या है, इसका फायदा तो ये है ही कि आप उसको बार बार चार्ज करते हैं और बार बार रीयूज करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसका कॉस्ट प्राइमरी की तुलना में बहुत ज्यादा होता है। आप देखते हैं कि कुछ हजार, 10,000, 15,000 ऐसा करके इसका प्राइस होता है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि जो सेकेंडरी बैटरी है उसका कॉस्ट प्राइमरी तुम लेने जाते हो 10-20 रुपए का आ जाता है, और सेकेंडरी तुम लेने जाते हो वो कितना का आता है, कुछ 1,000 रुपए का आता है। उसके लिए आपका एक बजट होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि चलो ले आते हैं तो ले आते हैं, उसके लिए आपका थोड़ा बजट होना चाहिए। तो आप दोनों के प्राइस में कंपेयर कर ही सकते हैं। और बात रही कि आप एक बैटरी लेके आते हैं क्योंकि आपका डोमेस्टिक यूसेज जो है लिमिटेड है, आप कुछ रूम का फैन चलाएंगे, लाइट चलाएंगे, ठीक है, लेकिन बस एक बैटरी लेने जाते हो वो भी कुछ 1,000 रुपीज का आ जाता है। तो जब आप इंडस्ट्री में सेकेंडरी बैटरी यूज करते हैं तो ऐसा ऐसा सीरीज में आपको कई बैटरी लगाना पड़ेगा उसके पूरे लोड को संभालने के लिए। ठीक है, तो उस सिचुएशन में कितना ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या डिसएडवांटेज हो गया, आपका जो ये सेकेंडरी बैटरी है वो कॉस्टली हो गया और इसको रेगुलर इंटरवल पे मेंटेनेंस भी चाहिए क्योंकि ये लंबा चलने वाला है। तो बीच में कुछ लिक्विड की कमी हो जाती है तो आप देखते हैं डिस्टिल वाटर आप उसमें डालते हो,
तो वो प्रॉपर आपको देख रेख करने की जरूरत है, अदरवाइज बैटरी बीच में डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज है। लेकिन आजकल ऑटोमेटिक सिस्टम बहुत ज्यादा चल गया है और हम इलेक्ट्रिसिटी फेल्योर टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको बहुत बड़ा डैमेज पहुंचे। आपका कोई कोडिंग हो रहा है, बीच में इलेक्ट्रिसिटी फेल्योर हो गया, आपका पूरे दिन का कोडिंग खत्म। तो आप इस ढंग का अननेसेसरी इंटरप्शन नहीं चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में कॉस्टली रहने के बावजूद भी आप यूज करने के लिए मजबूर है इस चीज को। ठीक है, और घर में एक यूज करते हैं तो ठीक है, जहाँ पे जैसे लोड की जरूरत है वैसा आप सीरीज में यूज कर लेंगे। ठीक है, तो यही मोटा मोटी प्राइमरी सेकेंडरी है, इसका डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। तो इसमें क्या है, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी यही सब है कि कौन कॉस्टली है कौन नहीं कॉस्टली है और ये सब। तो जो अपना सेकेंडरी है वो एक लेड एसिड टाइप का होता है और एक निकल कैडमियम टाइप का होता है। ठीक है, तो हमारे घर में जो यूज होता है वो कौन सा यूज होता है, आपको कोई आइडिया है? लेड स्टोरेज बैटरी होता है। हाँ, लेड वाला यूज होता है। ठीक है, लेड एसिड बैटरी यूज होता है। मैम तो लेकिन टॉर्च में तो तुम प्राइमरी ना यूज करोगे, प्राइमरी यूज होता है। हाँ है ना, तो वो तो चीप होता है और वो वन टाइम यूज होता है, खराब हो गया तो फेंक दोगे। ठीक है, आजकल हम लोग मोबाइल और लैपटॉप में भी तो बैटरी होता है ना मैम, तो वो सेकेंडरी होता है। हाँ, ये सेकेंडरी होते हैं, क्योंकि सेकेंडरी। आप चार्ज करते हो बार बार, लेकिन लंबे समय के बाद वो खत्म हो जाता है, आपको रिप्लेस भी करना पड़ता है। लेकिन आप जिस चीज को बार बार चार्ज करते हैं वो सेकेंडरी है, वो उसका वैल्यू बढ़ता है, आपका 10% से 100% हो जाता है बैटरी का स्टोरेज, तो आपका वो सेकेंडरी है। ठीक है, अंदर के डिटेल में आपको ज्यादा नहीं जाना है, क्योंकि हर एक वैरायटी का अंदर का डिटेल जो है वो पूरा डिफरेंट होगा। जैसे कि फोन, अब तो फोन खुलता ही नहीं है हम लोग का। आप खुलने वाला फोन देखे हैं ना, जिसका बैटरी निकलता है, ऐसे रेक्टेंगल शेप का रहता था, ऐसे बिस्किट टाइप का रहता निकल था। कैडमियम टाइप का बैटरी होता है ना, निकल कैडमियम। लिथियम आयन बैटरी होता है मैम, क्या होता है? जो हमारे मोबाइल में जो मोबाइल बैटरी जो नहीं निकलता है ना मैम, वो लिथियम आयन बैटरी रहता है मैम। लिथियम आयन बैटरी रहता है, तो वही कह रहे हैं कि हर एक चीज का बैटरी अलग अलग होता है, इसीलिए उतना डेप्थ में पढ़ोगे तो तुम बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो एक रफ आइडिया हम लोग को लेना है कि बैटरी क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और मोटा मोटी उसमें क्या रहता है। ठीक है, एक एक डिवाइस का बैटरी पढ़ने लगेंगे तब तो हो गया, क्योंकि हमारे डे टू डे लाइफ में इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक स्टफ है जो कि हम लोग यूज करते हैं और हर चीज में बैटरी लगता है। आपके घड़ी में आप देखते हैं छोटा सा बैटरी लगता है, गोल जैसा, स्टील जैसा दिखता है, एक टैबलेट जैसा, हाँ मैम होता है है। ना, वो अलग वैरायटी है बैटरी का। आप समझ सकते हैं सारा केमिकल रिएक्शन उसी के अंदर हो जाता है, और उसका पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल टॉप एंड बॉटम से उन लोग घड़ी वाला लोग डिसाइड करके उस तरह से फिक्स करता है। ठीक है, तो उतना नहीं करना, आप लोग रफली समझ गए कि क्या होता है प्राइमरी, क्या होता है सेकेंडरी, और एक लेड एसिड बैटरी का मोटा मोटी स्ट्रक्चर ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, और इसका थोड़ा बहुत डिटेल पढ़ लोगे। तो एक चीज है कि जैसे हम लोग जो सेकेंडरी बैटरी यूज कर रहे हैं, जैसे लेड एसिड बैटरी यूज कर रहे हैं जो घर में यूज करते हैं इन्वर्टर के साथ, तो उसमें क्या है कि बैटरी आप जानते हो हमेशा की आपको डीसी वैल्यू देता है, डीसी वैल्यू एसी वैल्यू यस मैम तो डीसी वैल्यू देता है, उसका एक टर्मिनल पॉजिटिव है एक टर्मिनल निगेटिव है, तो हमेशा ही पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव रहेगा और निगेटिव टर्मिनल निगेटिव रहेगा, और पॉजिटिव से आपका करंट निकलेगा और नेगेटिव में आके एंटर कर जाएगा। तो ये टाइप का सप्लाई डीसी सप्लाई कहलाया।
आपका कोई वैल्यू में चेंज नहीं और आपका कोई भी पॉजिटिव निगेटिव का चक्कर नहीं है। ठीक है, आपको ये बैटरी कांस्टेंट सप्लाई देगा, कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। तो इसमें क्या होता है कि आपका डीसी बैटरी है, माने बैटरी सारा इनफैक्ट डीसी ही होता है, लेकिन आप चार्ज कर रहे हैं अपने घर के सप्लाई से जो कि एसी है। ठीक है, तो ये तो थोड़ी दिक्कत वाली बात हो गई। आपके एक टर्मिनल को वो पॉजिटिव बना देगा और फिर थोड़ी देर के बाद दूसरे टर्मिनल को पॉजिटिव बनाने लगेगा, तो वो पहला टर्मिनल को निगेटिव बना देगा, तो वो बार बार वो उसका जो पुराना एक्यूमुलेट किया रहेगा चार्ज उसको कैंसिल आउट कर देगा, तो बैटरी चार्ज ही नहीं हो पाएगा। बात समझ आ रही है आपको? यस। तो आप एसी सप्लाई से जब भी डीसी सप्लाई बैटरी जब भी एसी सप्लाई से बैटरी को चार्ज करेंगे तो आप उसके बीच में फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का इस्तेमाल करेंगे। तो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है? तो ये एक डिवाइस है जो कि हमारा एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है। तो आप लोग कभी सुने हैं इसका नाम, फुल वेव ब्रिज? यस मैम, यस मैम, 12th में 12th में पढ़े हैं। तो क्या होता था इसमें, क्या लगाते थे? कन्वर्ट करते मैम एसी को डीसी में। कन्वर्ट करते थे, वो तो ठीक है, लेकिन इसमें लगाते क्या थे जो ऐसा ये काम करता था? इसमें हम लोग डायोड का प्रयोग करते हैं। यस मैम। ठीक है, तो इसमें हम लोग डायोड का प्रयोग करते हैं और डायोड इंडिविजुअली, आप डायोड के बारे में कुछ जानते हैं? What do you understand by diode? इलेक्ट्रोडायोड मैम। इलेक्ट्रोडायोड। डायोड कभी सुने हो क्या? यस मैम, सुने मैम। एन टाइप और पी लेकिन टाइप। लेकिन उसके मतलब इसके बारे में भूल गए हैं। जैसे मैम हाइड्रोजन डायोड मैम, एक जेनर डायोड होता है मैम, जेनर डायोड। अरे सिंपल पहले डायोड बताओ ना, तब सेमीकंडक्टर में डायोड है मैम। सेमीकंडक्टर मैम पीएन जंक्शन डायोड मैम, पीएन जंक्शन डायोड। हाइड्रोजन डायोड मैम मतलब इलेक्ट्रिक करंट को जब एक डायरेक्शन में फ्लो करवाता है तो वो डायोड होता है। अच्छा, मतलब ठीक है, आप सुने हैं, आप ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। सेमीकंडक्टर डायोड एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, सेमीकंडक्टर का बना होता है। सेमीकंडक्टर के अंदर क्या आता है? जर्मेनियम आ जाता है, ठीक है, सिलिकॉन आता है, ये सब चीज सेमीकंडक्टर के अंदर आता है, तो उस चीज का हमारा डायोड बना रहता है। तो डायोड क्या करता है? डायोड जो है ना, हाँ, करंट को वन डायरेक्शन फ्लो करने में मदद करता है डायोड। वन डायरेक्शन में फ्लो करने में मदद करता है, हाँ ये ठीक बिल्कुल है, लेकिन वहां तक हम लोग आते हैं। उसमें क्या है कि आपका जो डायोड है वो आधा आधा अलग अलग स्ट्रक्चर का होता है। जैसे पूरा डायोड आधा पी टाइप का बना होता है और आधा एन टाइप का बना होता है। तो पी टाइप और एन टाइप होता क्या? तो हमारा जो जिस सेक्शन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन हो, मतलब जिस सेक्शन में मेरा इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, ठीक है, उसको हम लोग पी टाइप कहते हैं। और जिस साइड में मेरा होल ज्यादा हो, व्हाट इज होल? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय होल? वैकेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज बिल्कुल सही है, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड होल। देखिए, होल को हम लोग पॉजिटिव चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं और इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन तो आप फिजिकली समझ रहे हैं कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अपना बीच में न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर है और इलेक्ट्रॉन को हम लोग नेगेटिव चार्ज मान के काम करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन फिजिकली प्रेजेंट है मेरे सिस्टम में, ठीक है, वो इधर उधर मूव भी करता है, वो अपने ऑर्बिट से निकल भी जाता है, जो आउटर मोस्ट शेल है हमारा, उससे इलेक्ट्रॉन निकल के फ्री भी हो जाता है। तो जहां जहां इलेक्ट्रॉन रहेगा वहां वहां हमारा
निगेटिव चार्ज रहेगा। लेकिन देखिए, जो भी केमिकल रिएक्शन है, जो भी ट्रांसफर है, जो भी है आपके केमिस्ट्री में आपका होता है, वो सब कुछ रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन ही। आपका इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह चला गया, या शेयरिंग कर लिया, या ट्रांसफर कर लिया, कुछ भी हुआ, तो सारा स्टोरी जो है इलेक्ट्रॉन के इर्द गिर्द ही घूमता है। ठीक है। आपका जो न्यूक्लियस है वो किसी भी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक है। अब मेरा प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर बंद है, तो प्रोटॉन भी तो किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो हमारा पॉजिटिव चार्ज जो प्रोटॉन था वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में, कोई भी कुछ भी सिस्टम में हो रहा है, उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो इसीलिए जब हमको पॉजिटिव चार्ज को दर्शाना होता है तो हम होल से दर्शाते हैं। तो होल क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन या वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहीं से इलेक्ट्रॉन हट गया हो तो उस जगह जो गैप हो गया, उस जगह को हम लोग होल कहते हैं। तो जहां से कि नेगेटिव चार्ज हट गया तो वहां पे क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज बन गया। तो होल का ये कंसेप्ट है। रियलिटी में होल पॉजिटिव चार्ज नहीं है, रियलिटी में होल एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, लेकिन उसी को हम लोग पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज की कमी ही तो पॉजिटिव चार्ज हो गया ना, तो इसीलिए। ओके, यहाँ तक समझ आया? यस। ओके, तो हमारे पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल है और एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है। तो फिर कुल मिला के क्या बोल सकते हैं कि पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर प्लस पॉजिटिव आयन है और एन टाइप में निगेटिव आयन। तो पी मतलब पॉजिटिव, एन मतलब निगेटिव, इस तरह से इसको लिखा गया। तो अब यहाँ एक ऐसा डिवाइस है जिसका आधा पी टाइप से बना है, आधा एन टाइप से बना है, और दोनों मिला हुआ है बीच में। तो उस जगह को पी एन जंक्शन भी बोलते हैं। जो जगह मेरा जॉइंट है उसको पी एन जंक्शन बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद अब ये इसके बारे में आप समझ गए। अब क्या है कि जब आप इसको पी साइड को आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लगाइएगा, ऑटोमेटिकली एन साइड को आप बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से लगाइएगा। तो उस टाइम क्या होगा कि आपका डायोड में हेवी करंट फ्लो करेगा, और डायोड जो है शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा आइडियली। मतलब प्रैक्टिकली तो थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस तो हर चीज में होता है, लेकिन आइडियली जो है वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है। अब वो अंदर का पूरा स्ट्रक्चर है, फिर हम लोग उतना डेप्थ में नहीं जाते हैं। क्यों करता है शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव, ये सब पूरा स्टोरी है, अंदर का पूरा वर्किंग पढ़ना पड़ता है उसके लिए। तो इतना समझिए आप सिर्फ कि पी साइड को पॉजिटिव टर्मिनल और बैटरी से जोड़ेंगे और एन साइड को निगेटिव टर्मिनल और बैटरी से जोड़ेंगे, तो ये इस कनेक्शन को फॉरवर्ड बाइसिंग बोला जाता है। ठीक है। और जब हम लोग डायोड में फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं तो हमारे डायोड में हेवी करंट फ्लो करता है। ठीक है। और इसका उल्टा अगर हम कर दिए, मतलब पी टाइप को निगेटिव टर्मिनल और बैटरी से जोड़ दिए और एन टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल और बैटरी से जोड़ दिए, तो इस कनेक्शन को बोला जाता है रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस में मेरे डायोड में कोई करंट फ्लो नहीं करता है। ठीक है। तो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि हमारा डायोड जो है यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट है, इसमें करंट बस एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अगर डायोड का डायरेक्शन बदल दिए हम तो उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो कुल मिला के आप क्या समझे कि डायोड हमारा करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाएगा। तो जैसे कि हमारा रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर था, ये बाई डायरेक्शनल एलिमेंट था, और इसके टर्मिनल से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आप उसको आगे लगाइए कि पीछे लगाइए, दोनों एक ही जैसा बिहेव करता था। लेकिन यहाँ पे जो अपना डायोड है वो यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट है। तो डायोड को लगा करके हम फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर बनाते हैं। हम उसका शेप आपको दिखाते हैं, एक सेकेंड।
ये फिगर दिख रहा है आप लोगों को? कौन वाला Yes, मैम? ma'am. ये जो आपके स्क्रीन पे एक ही तो फिगर है। यस मैम। एक मिनट। अच्छा ये तो इसमें बहुत सारा फिगर आ गया है। एक मिनट। अब दिख रहा है एक फिगर है, यस। ठीक है? Yes, ma'am. तो देखो Yes, ma'am. यहाँ पे 4 डायोड लगाए हुए हैं। डायोड का सिंबल ऐसा होता है, एक ट्रायंगल होता है और एक स्टिक ऐसा होता है, ठीक है? ये डायोड का शेप है। तो ये जो ट्रायंगल होता है वो पी टाइप को रिप्रेजेंट करता है और वो जो स्टिक होता है वो एन टाइप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? तो पी टाइप को अगर पॉजिटिव मिल रहा है एन टाइप की तुलना में तो करंट फ्लो होगा, और अगर पी टाइप को निगेटिव मिल रहा है एन टाइप की तुलना में तो वो रिवर्स बाइस होगा, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फुल वेव रेक्टिफायर है जिसमें हम लोग 4 डायोड लगाए हैं और आप कनेक्शन इसी प्रकार से करेंगे, एक डायमंड शेप में, ठीक है? और उसका डायरेक्शन भी ऐसे ही देंगे, जिधर P लगा है उधर P लगाएंगे, जिधर N लगा है उधर N लगाएंगे। तो अब देखिए D1 और D2 जो है वो सेम डायरेक्शन में लगा हुआ है और D3 और D4 जो है वो सेम डायरेक्शन में लगा हुआ है। दिख रहा है? दिख रहा है ना? Yes, ma'am. ठीक है। तो हम लोग इसका थोड़ा वर्किंग देखते हैं कि कैसे भाई ये एसी सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए इतना हम लोग को डेप्थ में नहीं जाना है कि एसी को डीसी में कैसे किया फिर डीसी को एसी में कैसे करेगा, उतना आप लोग नहीं ज्यादा सोचिएगा। हम ये इसलिए आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि आपके वहाँ टॉपिक में मेंशन किया हुआ है, तो जब आप पढ़िएगा तो आपको पता होना चाहिए कि फुल वेव रेक्टिफायर होता क्या है, इसीलिए हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अच्छा जब हमारा बैटरी हमको सप्लाई देता है तब तो डीसी को उसको एसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है? पड़ेगा ना। जैसे जब बैटरी चार्ज होता है तो चार्ज होता है एसी से हम बैटरी को चार्ज करते हैं, तो एसी से हमको डीसी में कन्वर्ट करना है, ठीक है? एक प्रोसेस तो ये हो गया। और दूसरा प्रोसेस क्या होगा, जब हम बैटरी का यूज कर रहे हैं तो उस टाइम क्या होगा, बैटरी हमको सप्लाई दे रहा है डीसी के फॉर्म में पर हमको यूज करना है एसी के फॉर्म में, फिर वहां पे भी एक कन्वर्जन की जरूरत होगी। तो सारे कन्वर्जन में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर वहां पे मेंशन किया हुआ था इसीलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना? समझ रहे हो? यस सर। तो फुल वेव रेक्टिफायर में आप देखिए 4 डायोड लगा है, 2 डायोड एक डायरेक्शन में, 2 डायोड एक डायरेक्शन में, और यहाँ पे हम लोग इनपुट दिए हैं एसी सिग्नल, आप देख रहे हैं एसी सप्लाई दिए हुए इनपुट में, ठीक है? और इधर पे लगाए हुए हैं लोड। तो जब पॉजिटिव हाफ चलेगा एसी सिग्नल का तो ये पूरा सर्किट कैसे बिहेव करेगा। अभी मान लेते हैं कि हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल चल रहा है साइनसोइडल फंक्शन का, ठीक है? तो पॉजिटिव हाफ चल रहा है तो पॉजिटिव हाफ इधर से निकलेगा, करंट किधर से निकलेगा, ऊपर से निकलेगा, इस वायर से होते हुए इस पॉइंट तक पहुंचेगा, इस पॉइंट पे आके उस करंट को 2 रास्ता मिल गया, D1 और D4 वाला रास्ता उसको मिल गया। लेकिन क्या होगा कि ये दोनों डायोड एक समय पे काम नहीं करेगा, तो आप देखिए कि कौन सा डायोड काम करेगा कौन सा नहीं करेगा, आप खुद समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे करंट जो आ रहा है, तो करंट आ रहा है तो एक का P उसको सामने मिल रहा है और एक का N उसको सामने मिल रहा है, तो जिसका P सामने मिल रहा है उसको पॉजिटिव टर्मिनल मिला है बैटरी का तो वो काम करेगा, और जिसका N सामने मिल गया वो काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है, कौन सा डायोड करेगा काम, कौन सा नहीं करेगा? D1 करेगा, D1 D4 नहीं करेगा। हाँ D1 करेगा, D4 नहीं करेगा।
अब इस दो रास्ते में करंट दोनों में नहीं जाके D1 में सिर्फ जाएगा, D4 में नहीं जाएगा, तो हमारा D4 काम नहीं किया। तो D1 से होते हुए फिर वो आगे बढ़ा, तो फिर वो आगे बढ़ा तो फिर से उसको इस पॉइंट पे दो रास्ता मिला। एक रास्ते से वो लोड में चला जाएगा, दूसरे रास्ते से वो D3 में चला जाएगा। लेकिन फिर से वही बात हो गई कि D3 में यहाँ पे रिवर्स बाइस हो गया, क्योंकि आप देख सकते हैं कि D3 का N टाइप ऊपर में, ठीक है, तो D3 भी रिवर्स बाइस हो गया, तो D4 और D3 दोनों काम नहीं कर रहा है। तो मेरा D1 से जो करंट है वो आगे बढ़ते हुए लोड से क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। अब लोड, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, लोड में आने से पहले मेरा पोटेंशियल हाई था, ठीक है, तो पोटेंशियल हाई था तो आपको हर जगह पे पी टाइप मिलता तभी काम करता, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, लोड में आने से पहले आपका पोटेंशियल हाई था, लोड में मेरा पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, तो लोड के बाद जो वोल्टेज है वो 0 हो गया है। बात समझ आ रही है आपको? समझ रहे हैं? लोड के बाद 0 हो गया पोटेंशियल में। लोड सुनो, यहाँ पे सप्लाई से मेरा करंट निकला, उसको डायोड से क्रॉस करना था। डायोड का मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है, तो डायोड में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है जब तक मेंशन नहीं किया गया है, तो इसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है। तो डायोड या तो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है या ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इस पॉइंट पे पहुंचे तो आपका D4 जो है वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव किया और D1 जो है वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव किया, ठीक है। अब इस सर्किट में मेरा डायोड में कोई वोल्टेज ड्रॉप ही नहीं होगा, तो डायोड के अलावा क्या चीज है जिसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा और मेरा KVL फुलफिल होगा? लोड पे बस एक लोड में वोल्टेज का ड्रॉप हो जाएगा। बिल्कुल। तो क्योंकि आप जानते हो KVL से कि किसी भी सर्किट में जितना सप्लाई आपको मिलता है उतना ही कंज्यूम होता है, तभी जाके टोटल वोल्टेज पूरे सर्किट का इज इक्वल टू अब 0 करते हैं। तो यहाँ पे आपका सप्लाई जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं वोल्टेज, वो एक ही जगह पे ड्रॉप हो सकता है जो कि हमारा लोड है, तो सारा का सारा वोल्टेज उसी लोड में ड्रॉप हो जाएगा जितना आप सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। तो हर एक इंस्टेंस ऑफ टाइम पे मेरा सप्लाई वोल्टेज बदल रहा है। आप जानते हैं कि AC में हर एक समय बदलता रहता है, 0 से बढ़ता है, धीरे 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 पीक पे जाता है, पीक से धीरे धीरे घटता है, फिर 0 में आता है और 0 से फिर माइनस में जाता है और माइनस में वो मिनिमम पहुंचता है और फिर धीरे धीरे बढ़ के 0 आता है। यही रास्ता फॉलो करता है। तो हमारा वोल्टेज किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो होगा वो सारा का सारा लोड में ही ड्रॉप होगा और कहीं ड्रॉप होने का चांस ही नहीं, ठीक है। तो लोड के पहले मेरा वोल्टेज ज्यादा था, मतलब कि जितना वोल्टेज हमको सप्लाई मिला वो था V प्लस V, और लोड के बाद मेरा वोल्टेज हो गया है 0। तो अब जो डायोड मिलेगा उसको उस नजरिए से आप देखिएगा। आप थोड़ा, इसलिए हम इसको बता रहे हैं क्योंकि आगे जो डायोड मिलने वाला है उसके लिए वोल्टेज अलग ढंग का हो गया डेवलप, क्योंकि आपका लोड के बाद अब जो वोल्टेज है वो 0 हो गया है। अब जो डायोड मिलेगा उसके लिए प्रेजेंट वोल्टेज 0 है। बात समझ रहे हैं? आपको 2 डायोड मिल गया बैटरी से पहले, तो उसके लिए वोल्टेज भी था। अब लोड के बाद जो डायोड मिला उसके लिए वोल्टेज 0 हो गया। क्या हम ठीक बोल रहे हैं? ठीक है। ठीक है, देखो यहाँ पे इस पॉइंट के बारे में हम बात करें, मेरा पॉइंटर आपको दिख रहा है कहाँ पे रखे हैं? यस। इस पॉइंट के बारे में अगर बात करें तो यहाँ का वोल्टेज V है, ठीक। तो इस V वोल्टेज के वजह से मेरा D1 जो है वो फॉरवर्ड बाइस होगा और D4 जो है वो रिवर्स बाइस होगा। तो 2 डायोड के बारे में हम लोग बात कर लिए। अब करंट चला गया लोड में, लोड से क्रॉस करते हुए वो जब निकला तो मेरा वोल्टेज हो गया है 0। तो
तो अब जब ये करंट यहाँ से निकला और यहाँ पे पहुंचा तो अब सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट हो गया। अब आपको लगेगा कि मेरा D2 और D4 दोनों का तो P ही सामने है, तो मेरा करंट तो दोनों में ही चला जाएगा, ऐसा आपको लग सकता है? लग सकता है? यस मैम। लेकिन ये लोड की वजह से यहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट हो गया। क्या डिफरेंट हो गया? आप देखिए, लोड के बाद आप यहाँ का वोल्टेज आपका 0 हो गया है, तो ये पूरे तार का वोल्टेज 0 है और इस पॉइंट का वोल्टेज भी हमारा 0 है, और इस पॉइंट का वोल्टेज मेरा V था और इस पॉइंट का वोल्टेज 0 है। तो आप देख सकते हैं कि ये अभी भी रिवर्स बायस ही है, इसका N साइड ही ज्यादा है और P साइड कम है, तो मेरा D4 अभी भी काम नहीं करेगा। और D2 में आप देखिए कि यहाँ से ये जो है ये निगेटिव साइड जा रहा है, ये देखो ये पॉजिटिव साइड है, ये निगेटिव साइड है, तो ये निगेटिव साइड से कनेक्टेड है, तो डायोड D2 जो है अभी फॉरवर्ड बाइस में है और मेरा करंट जो है यहाँ से निकल करके यहाँ से घूम करके D2 में चला जाएगा और यहाँ D2 से निकल करके हमारा निगेटिव टर्मिनल में एंटर कर जाएगा। समझे? मैम D4 में कैसे नहीं गया मैम? D4 में नहीं गया क्योंकि D4 का आप ऊपर और नीचे दोनों वोल्टेज देखिएगा। D4 का ऊपर का वोल्टेज V था, नीचे का वोल्टेज 0 है, तो आप देखिए N साइड ही V है और P साइड ही 0 है, तो ये रिवर्स बाइस हुआ, इसलिए नहीं गया। ठीक है मैम D2 कौन सा बाइस है मैम? D2 फॉरवर्ड बाइस हुआ तब ना D2 काम किया। यहाँ पे देखो D2 का P साइड 0 है और N साइड जो है वो निगेटिव है, तो ये फॉरवर्ड हुआ कि रिवर्स हुआ? फॉरवर्ड हुआ। P हमेशा ज्यादा रहेगा तो फॉरवर्ड रहेगा। ठीक है, तो जब पॉजिटिव हाफ मेरा चला तो मेरा D3 और D4 काम नहीं किया, D1 और D2 काम किया। इज इट क्लियर? यस मैम। एवरीवन? तो आपका करंट लोड में किधर से किधर गया? ऊपर से नीचे की तरफ गया। ठीक है, अब बात करते हैं निगेटिव हाफ साइकिल की। तो जब मेरा निगेटिव हाफ साइकिल चलेगा तो आपका यहाँ पे निगेटिव और नीचे पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे निगेटिव होगा तो नीचे पॉजिटिव होगा, तो मेरा नीचे से करंट फ्लो करना शुरू करेगा। क्या ठीक बोल रहे हैं? तो नीचे से करंट फ्लो करना शुरू करेगा, तो नीचे से करंट निकला, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ पहुंचा। यहाँ जब पहुंचा तो इसको दो रास्ता मिला, तो D2 का और D3 का। तो कौन सा फॉरवर्ड है और कौन सा रिवर्स है? D3 मैम फॉरवर्ड है, D3 फॉरवर्ड है। ओके, D3 फॉरवर्ड है और D2 रिवर्स है, क्योंकि D3 का यहाँ पे P है और D2 का यहाँ पे N है, तो मेरा अभी वोल्टेज हाई है। देखो, लोड में जाने के बाद मेरा वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो लोड से पहले तो मेरा वोल्टेज हाई है, तो अभी हमको पॉजिटिव साइड चाहिए, तो हमको D3 का पॉजिटिव P साइड मिला, तो मेरा ये फॉरवर्ड है, और D2 का जो है वो N साइड मिला, तो ये रिवर्स है। तो मेरा D3 काम किया और D2 काम नहीं किया, तो मेरा यहाँ से निकला और D3 को क्रॉस किया। D3 को जब क्रॉस किया तो वो इस पॉइंट पे पहुंचा जहां मेरा पॉइंटर है, और इस पॉइंट पे पहुंचा तो फिर इसको दो रास्ता मिला, एक लोड की तरफ जाने का, एक D1 में जाने का। तो फिर से क्या हो गया, अभी मेरा वोल्टेज हाई ही है, तो मेरा वोल्टेज हाई है तो उसको N टाइप मिला है D1 का, तो ये रिवर्स बाइस हो गया। तो मेरा सारा का सारा करंट चला जाएगा किस में? रेजिस्टेंस में, और मेरा रेजिस्टेंस में जो करंट गया है निगेटिव साइकिल के लिए, वो भी ऊपर से नीचे ही जा रहा है। आप देख लीजिए कि आपका करंट D3 से गया, D3 से ऊपर गया और इधर एंटर किया और लोड में एंटर किया, लोड के ऊपर से नीचे जा रहा है। लोड के ऊपर से नीचे जाने के बाद आपका यहाँ पे इसका वोल्टेज हो गया है 0।
तो लोड में एंटर होने से पहले वोल्टेज था V और निकलने के बाद यहाँ पे वोल्टेज हो गया है 0। ठीक है, तो अब हो गया है वोल्टेज ड्रॉप। तो अब यहाँ से जब करंट निकलेगा तो फिर यहाँ पे पहुंचा तो इसको दो रास्ता मिला, D2 और D4। तो कौन सा चलेगा? D4 से D2 रिवर्स। D2 चलेगा। D2 चलेगा। D2 क्यों चलेगा? नो मैम, D4 से D4 चलेगा। D4 चलेगा, D2 तो रिवर्स। D2 रिवर्स है, D4 चलेगा क्योंकि मेरा अभी निगेटिव हाफ ऊपर है और पॉजिटिव हाफ ही नीचे। ठीक है, तो D2 क्यों चलेगा? आप देखिए यहाँ पे D2 का P जो है वो 0 है और D2 का N जो है वो हायर वोल्टेज पे है, V पे है। तो चलेगा क्या D2? नो मैम। नहीं चलेगा। D2 नहीं चलेगा, D4 चलेगा। तो D4 चलेगा तो D4 से आपका करंट क्रॉस किया, इस पॉइंट पे पहुंचा, इस पॉइंट से निकल के और यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल में एंटर कर गया। तो हमारा जब पॉजिटिव हाफ चला और जब निगेटिव हाफ चला, दोनों हाफ में आप देख सकते हैं कि लोड के अक्रॉस करंट जो है ऊपर से नीचे ही फ्लो किया। ठीक है, तो आपका इनपुट जो है वो साइनसोइडल फंक्शन था। ठीक है, लेकिन आपका आउटपुट जो लोड में वोल्टेज मिलेगा, अगर आप लोड के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करिएगा तो कभी भी वो नेगेटिव नहीं मिलेगा, हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा, क्योंकि आप करंट का डायरेक्शन देख सकते हैं, हमेशा ऊपर से नीचे ही है, कभी नीचे से ऊपर नहीं है। बात समझ आई? तो इस प्रकार से हम डायोड की मदद से एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट कर दिए। हाँ बोलिए, पूछना था मैम। क्या हो गया? पूछिए। 0 वोल्टेज हो गया तो उसमें करंट फ्लो करेगा? नहीं, उसका सिग्नल हम दिखा रहे ना, देखो यहाँ पे जितना बात हम तुमको एक्सप्लेन किए वो सारा स्टोरी है। आप देखिए इनपुट जो है ये साइनसोइडल सिग्नल है। यस मैम, यहाँ तो है। हाँ? और आउटपुट आपका ऐसा आएगा, देख ले, 0 तो आएगा ही। आप देखिए जिस समय जो इनपुट का वैल्यू है वो आउटपुट का भी वैल्यू होगा। इनपुट 0 है तो आउटपुट भी 0 है। इनपुट धीरे धीरे बढ़ रहा है तो आपका आउटपुट भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। इनपुट मैक्सिमम पहुंचा तो आपका आउटपुट भी मैक्सिमम पहुंचा और फिर धीरे धीरे घट रहा है। लेकिन जब आपका निगेटिव हाफ साइकिल इनपुट में चल रहा है तब भी आउटपुट में आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल ही मिलेगा। तो आप देखिए ये शेप आएगा आपके लोड का, अगर वोल्टेज मेजर करिएगा तो। समझे? ये शेप दिख रहा है? यस मैम। तो ये रिजल्टेंट आउटपुट वेवफॉर्म जो लिखा हुआ है, ये आपका अगर लोड का रेजिस्टेंस, लोड का वोल्टेज मेजर करोगे तो ये शेप आने वाला है। इज इट क्लियर? तो 0 तो पहुंच ही रहा है, खाली जो निगेटिव में जो चीज चला जाता वो फिर से पॉजिटिव में ही जा रहा है, लेकिन शेप सेम है। शेप ये नहीं है कि एक स्ट्रेट लाइन बन गया है। स्ट्रेट लाइन क्यों बनेगा? इनपुट में जो वोल्टेज है एग्जैक्टली सेम आउटपुट में भी वोल्टेज मिलेगा, लेकिन डायरेक्शन उसका नहीं बदलेगा। निगेटिव हाफ का सारा चक्कर खत्म हो गया है, अब सिस्टम मेरा सिर्फ पॉजिटिव हाफ में है। समझे? तो यहाँ पे क्या इशू है, ये तो आपके सिंपलिसिटी के लिए बताया गया कि एक रेक्टिफायर लगा दिए हैं, लेकिन रियलिटी में सिर्फ एक रेक्टिफायर लगाने से काम नहीं चलता है। रियलिटी में क्या होता है, जैसे ये आपका डीसी है लेकिन कांस्टेंट डीसी नहीं है, पल्सेटिंग डीसी है, फ्लक्चुएटिंग डीसी है। और आप जानते हो कि फ्लक्चुएशन कभी भी डिजायरेबल नहीं होता है। ठीक है, फ्लक्चुएशन कभी भी डिजायरेबल नहीं होता है। समझ रहे हैं ना? यस मैम। आपके घर में कभी भी फ्लक्चुएशन होता है तो आप लाइक करते हैं, आप कहते हैं कि अरे टीवी जल जाएगा बंद कर दो, फ्रिज जल जाएगा बंद कर दो। तो फ्लक्चुएशन यहाँ पे भी आपका डिजायरेबल नहीं है, आपको स्टेडी वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए और भी इसके आगे चीजें लगाई जाती हैं जो कि आपके सिग्नल को स्मूथ करता है,
उसके लिए हम लोग कई बार कैपेसिटर यूज कर लेते हैं। कैपेसिटर से क्या होता है कि आपको पता है कि कैपेसिटर वोल्टेज के टर्म्स में एनर्जी स्टोर करता है। तो जिस समय ये वोल्टेज नीचे जाने लगता है इससे, तो ये जो नीचे जाने के समय कैपेसिटर इसका वोल्टेज मेंटेन कर देता है और ये वो उसको इतना नीचे नहीं जाने देता है। तो मेरा वोल्टेज ऊपर ही ऊपर रहेगा और एक कांस्टेंट वैल्यू मेंटेन करेगा। ठीक है, तो उतना दिमाग नहीं लगाना है। आप सिंपली समझिए कि आप फुल वेव रेक्टिफायर यूज कर रहे हैं और आप एसी सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, और डीसी के फॉर्म में ही आपका बैटरी चार्ज हो रहा है, इसलिए आपको डीसी सिग्नल की आवश्यकता थी, इसलिए आपने इसको कन्वर्ट किया। बात समझ आई? यस। ठीक है, अब हम लोग बैक टू टॉपिक चलते हैं। बैटरी में थे,